नमस्कार साथियों, मैं वैभव फिर से आपका एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने एक सीरीज़ चला रखी है आरआरसी ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम में सवाल आ रहे हैं हम उनको करते हैं सॉल्व, और साथ ही साथ उन सवालों के आसपास जो सवाल आने वाले पेपर में बनने के चांसेस होते हैं हम उन्हें भी लेके चलते हैं। तो ये आज की सीरीज़ में 14 और 13 तारीख में जो सवाल पूछे गए हैं हमने वो लिए हैं आज की क्लास में। तो अब हम देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या सवाल आए हैं। आज मैंने कोशिश ये की है कि थोड़े नए सवाल लिए जाएं जो हमने अभी पिछली क्लासों में ना पढ़े हों। वैसे तो अधिकतर रिपीट ही हो रहे हैं सवाल, सिर्फ डिजिट्स चेंज हो रही हैं। अगर आप पिछली सारी क्लासेस देख के गए होंगे तो आपका 20 में से लगभग 15 से 17 सवाल सही हो रहे होंगे बहुत आसानी से, क्योंकि यही सवाल आ रहे हैं। तो आज थोड़े से नए सवाल हमने लिए हैं जो हम बीच में पीछे छूटते चले जा रहे थे, जो हमें सवाल मिल नहीं पा रहे थे। 13 और 14 में कुछ सवाल जो नए आए हैं वो होंगे, और प्लस जो आने के चांसेस हैं वो सवाल भी हमने इंक्लूड किए हैं, वो भी हम लेंगे। ठीक है, तो अच्छा क्या क्या सवाल आए हैं देखते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया है सर कि प्रथम नौ अभाज्य संख्याओं का योग आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं सर, आपको 100, 120, 90 और 89 ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, आप निकालो। पहली बात तो आज मैं आपको निकलवा दे रहा हूँ, लेकिन फिर आगे से आपको याद रखना है। पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि सम हो वो भी क्या होती है, 2 ही होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 होगी। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहले तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले 2 आएगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, 11, फिर आ जाएगी आपकी 13, फिर 17, फिर 19 और फिर 23। देखना जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गई। ठीक है, अब हम इनका योग बताना है हमें। जब हमें इनका योग बताना है ना, तो मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो सर मैं ऑप्शन से खेलना सीखूंगा। मैं ऑप्शन से कैसे सीखूंगा, आपको पता होना चाहिए। मैं इन चीज़ों का इनका योग नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ ऑप्शन से खेलूंगा। देखो आप, 7 और 2 9 खत्म कर दिया, 5 और 3 8, डीएस समय सवाल को सॉल्व करूंगा। 1 और 1 2, ठीक है, 3 और 1 4, डीएस बनाना है मुझे। 9 यहाँ पे 1 डीएस है, यहाँ 5 डीएस है, और यहाँ 7 और 1 8 डीएस है। ठीक है, देखो 8 और 1 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 8 और 2 10, 10 का डीएस बना 1। वो ऑप्शन जिसका डीएस 1 है वही मेरा आंसर है। वो मेरे पास एक ही डीएस ऑप्शन था जिसका आंसर जिसका डीएस 1 है। हाँ जी, सॉरी, तो ये हो गया सो हमारा आंसर। देखो इसका डीएस कितना बन रहा था, 3, ये भी आंसर नहीं है। इसका 9 बन रहा था, ये भी आंसर नहीं है। इसका 8 बन रहा था, ये भी आंसर नहीं है। तो डीएस से हम बड़े से बड़ी संख्याओं की कैलकुलेशन बहुत इजी कर सकते हैं, जैसे हमने ये किया। ऑप्शन से खेलना हमें आना चाहिए। ठीक है, 20 में से ना आपके कम से कम 10 सवाल या 7 से 10 सवाल ऐसे होंगे जो डीएस से आप बिना पेन उठाए भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको डीएस की वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लेना। वो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आगे से हमेशा याद रखना कि प्रथम जो 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका योग कितना होता है, 100। इसे तो आप 2 से 3 सेकंड में आने वाले अगर सवालों में कहीं भी पेपर में कहीं भी ये सवाल आता है तो आप एकदम से इसका आंसर लगा पाएं। तो ये हो गया पहला सवाल। अच्छा, इसी से रिलेटेड हम 2-3 चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि हम रिलेट करते हुए चीज़ों को पढ़ते हैं ताकि हमारे आने वाले उस पेपर में भी सवाल गलत ना हो। अगर आपसे पूछा जाए 2, 3 प्लस डॉट 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 n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछ लिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 ये होता है। ठीक है, अच्छा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ये इसका फॉर्मूला होता है। आने वाले समय में अगर इससे सवाल बन जाए तो आप वो भी गलत नहीं करके आएंगे। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब प्लस डॉट 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 n की क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 और इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था सारी चीज़ें। ठीक, अच्छा, अब इससे रिलेटेड अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर सवाल आया तो आप उसको गलत नहीं कर पाएंगे। हम अगला सवाल देखते हैं अब क्या कहता है। अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है सर, अगला सवाल पूछा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं हैं। ये देखो आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसकी जो बराबर भुजाएं हैं ये 5 सेंटीमीटर की हैं, और जो एक तीसरी भुजा है वो 8 सेंटीमीटर की है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है आपको। क्षेत्रफल बराबर क्या, एरिया बराबर क्या। पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में सारी जानकारी जान लेते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज है सर आपका। ठीक है, अगर ये भुजा ए है, ये भी ए होगी, दोनों भुजाएं बराबर होंगी, और ये तीसरी भुजा होगी अलग। ठीक है, इसका क्षेत्रफल देखो हमेशा याद रखना। अगर मुझे मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज की बात नहीं है, कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर ये वाला एंगल मुझे दे रखा है ना थीटा, तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो उस एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 गुणा
ए गुणा ए, जो एंगल, जिस एंगल से जो साइडें निकल रही होंगी, जिन साइडों से जो एंगल बन रहा होगा उन साइडों को लेना है गुणा में, और गुणा का हो जाएगा साइन थीटा। ये होगा मेरा फॉर्मूला। तो इससे यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या निकलेगा, ए स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। अच्छा, मान लो कोई भी एक त्रिभुज मैंने आपको दे दिया, जैसे एक त्रिभुज था, अब इसमें ये ए थी भुजा, ये बी थी, और ये आपको थीटा दे दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए गुणा ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। मैंने मान लो यहाँ पे एक अल्फा दे दिया आपको, ये नहीं दिया, ये वाला दे दिया, और ये सी भुजा दे दी, तो इसका एरिया इसका भी यही ऐसे ही निकलेगा, ए सी साइन थीटा। तो ये होता है एरिया का फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज में जनरली। ठीक है, तो अब ये मेरे पास समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलता है, वो क्षेत्रफल निकलता है हीरोन्स फॉर्मूले से। वो क्या होता है, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अच्छा, एस क्या है, एस होता है सेमी पैरामीटर, सेमी परिमाप भी। ठीक है, सेमी मतलब कि अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, परिमाप का आधा करके। मैं परिमाप कैसे निकालता हूं, एक त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो इसका मैंने आपसे पूछा कि परिमाप क्या निकलेगा, तो आपने बताएंगे आप कि भाई a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। जब मैं आपसे क्या पूछूंगा कि सर मुझे आप बताइए कि इसका अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, तो आप करोगे कि अगर अर्ध परिमाप मुझे निकालना है तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, इसका क्या कर दूंगा, आधा। तो ये मेरा s की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, अच्छा, ये समद्विबाहु त्रिभुज में है। और यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर अलग अलग होती तो क्या होता, a प्लस बी प्लस सी वाई 2, ये मेरा परिमाप होता। ठीक है, तो मैंने अर्ध परिमाप निकाल दिया, मैं इससे भी, इसका फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं। अच्छा, यदि आपको ये हाइट दे दी जाए तो इसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। बेस हमारे पास बी है और हाइट मैंने एच ऐड कर ली है, एच है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें मैं लगभग बता चुका आपको। अब हम क्या करते हैं, सवाल देखते हैं। अपने सवाल में हमें सवाल हीरोन्स के फॉर्मूले से निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ। अगर कोई सा भी थीटा दिया हुआ होता, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, तो हम बड़े आराम से इस वाले ऐसे फॉर्मूलों से, साइन थीटा वाले से आंसर निकाल देते। अब हमें ये भुजाएं दे रखी है, तो सबसे पहले मुझे क्या चीज़ की जरूरत है, सेमी पैरामीटर की। तो वो अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, सारी भुजाओं का योग बटे 2 से। अब सारी भुजाएं क्या हो गई, 5 + 5 + 8 बटे 2 बराबर 18 बटे 2 9। 9 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आ गया साहब, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला मोस्ट है, ये आप याद कर लेना, ये हर चीज, हर किसी त्रिभुज के लिए वैलिड है। तो अच्छा, इसका एरिया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट एस, एस क्या है मेरा, क्या आया 9 गुणा एस माइनस ए, एस माइनस ए, पहले 9 में से 5 घटाया क्या आया 4, फिर 9 में से ये वाली बी घटाएंगे, ये भी क्या आएगी 4, और जब मैं 9 में से 8 घटाऊंगा तो क्या आएगा 1। तो यहाँ देखो आप जब स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो 9 का निकल जाएगा 3, इसका 2, इसका 2, 1 का तो 1 ही होगा। तो ये क्या आ गया मेरा 3 दूनी 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर। सवाल तो इतना सा था, लेकिन हमने चीज़ें वो एक्स्ट्रा जान ली, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले पे भी ना सवाल आ चुका है पहले, तो हमें नेग्लेक्ट कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें लेके चलनी है। अब अगर इस तरीके से किसी भी चीज़ पे सवाल बन जाए तो आप उसको बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम अगला सवाल ले लेना है। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक दूरी को उसने 25 मिनट में पार किया। इस तरीके से 25 मिनट में उसने दूरी को पार कर लिया। अच्छा, अगर इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह दूरी को कितने, इसी दूरी को, सेम दूरी को कितने समय में पार करेगी। बहुत ईजी सा सवाल है ये। 2 तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले तो बेसिक से बताता हूँ। बेसिक से क्या होगा, सबसे पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मैं दूरी निकालूंगा तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, ये होता है। मैं यहां से पहले इसकी दूरी निकाल लूंगा। चाल मेरी 20 है, ठीक है सर। अच्छा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। समय मेरा क्या निकलेगा, समय 20 मिनट दे रखा है, मैं इसे घंटे में चेंज कर लूंगा, 60 से भाग कर दूंगा। तो मुझे क्या पता लगा, 20 नहीं 25 दे रखा है समय, सॉरी, ये हो गया 25। ठीक है, तो 5 से इसको काटूंगा 5 बार, ये 12 बार कट जाएगा। ये 4 से 5 बार, ये 4 से 3 बार कट जाएगा, आ जाएगा 25/3। ये किलोमीटर, ये आ गई मेरी दूरी। अच्छा, इसी दूरी को 25/3 ही दूरी को चाल मुझे क्या कर देनी है, 5 बढ़ा देनी है, मतलब कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना है, और समय मुझे बताना है कि टाइम क्या लगेगा। ठीक है, तो 25 से 25 कट गया, टाइम की वैल्यू आ गई 1/3, और ये घंटे में आई है, और घंटे को मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से गुणा करूंगा तो ये आ गया 20 मिनट। टाइम आ गया मेरा 20 मिनट।
देखो दूरी मेरी सेम थी, पहले मैंने दूरी निकाल ली, फिर बढ़ी हुई चाल से समय निकाल दिया उसी दूरी को तय करने में। मैं इस सवाल को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये बिल्कुल गलत तरीका है। मुझे किस तरीके से करना है मैं वो बताता हूँ आपको। आपको पता होना चाहिए कि जो चाल होती है ना, चाल जो होती है वो समय के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे? अगर मेरी चाल ज़्यादा होगी तो समय मुझे वहां पहुंचने में कम लगेगा, चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक होती है बात? तो उसी तरीके से मुझे इस सवाल को करना है। पहले मुझे रेशियो से करना है। मेरी जो पहले चाल थी वो क्या थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मेरी चाल वो कह रहे हैं कि और 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दो, तो अब मेरी चाल आ गई ये था पहले का मामला, ठीक है, और ये था मेरा अब का मामला। ठीक है सर। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इनका निकालना है मुझे रेशियो। तो रेशियो मैंने निकाला तो भाई 4 से कट, ये 5 से कट गया, 5 से 4 बार और 5 से 5 बार। पहले मेरी चाल इतनी थी, अब मेरी चाल मैंने 5 बढ़ा दी तो इतनी हो गई। ठीक है, क्योंकि दूरी मेरी समान है। अच्छा, तो जब दूरी समान होती है तो चाल क्या होती है, समय के व्युत्क्रमानुपाती। तो समय इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। जब मेरी चाल का रेशियो ये है, ये मेरी चालों का रेशियो है, तो समय का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा। समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। इसका मतलब पहले जो थी मेरी गाड़ी 5 समय ले रही थी उसी दूरी को तय करने में, अब वो कितना, जब उसकी चाल बढ़ गई है तो वो अब 4 समय ले रही है। तो इस 5 का मान मुझे क्या दे रखा है सर, 25 मिनट, क्योंकि पहले मेरी कितने मिनट में तय कर रही थी दूरी, 25 मिनट में, और अब मुझे 4 के मान चाहिए। तो 1 का मान आ गया यहाँ से 5, 4 का मान आ जाएगा साहब 20। ठीक है, देखो यही आपका आंसर आ रहा होगा, ये यहीं पे आ गया। हमारा इतनी सी दूरी का यह सवाल था। ठीक है, तो आगे से कभी याद रखना, जब ऐसा सवाल आएगा तो हमें इतने लंबे वे से नहीं करना, शॉर्टेस्ट वे से करना है। अच्छा, अगला सवाल देखेंगे अब हम क्या पूछा गया। बहुत इजी से सवाल पूछे जा रहे हैं। आप अगर ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप कुछ भी करने की कहीं से भी आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको क्या दे रखा है, 6 परिणामों का ना एवरेज आपको दे रखा है सर 50 है। 6 परिणामों का ये एवरेज है। ठीक है, अगले 6 परिणामों का एवरेज 49 है। अब ये बताना है आपको कि टोटल 12 परिणामों का एवरेज क्या होगा। 12 परिणामों का एवरेज क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है सर। अच्छा, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या होता है, देखो 6 परिणाम और 50 इसका एवरेज। पहले मैं योग निकालूंगा। अब योग कैसे निकलता है, परिणाम गुणा औसत, ये मेरा इसका योग आ गया। अच्छा, फिर अगले 6 गुणा 49 इनका योग आ गया। दोनों के योग को मैं ऐड कर दूंगा और उसे फिर 12 से कर दूंगा भाग। क्या होता है, मैं बेसिक से समझाता हूं। जो मेरा औसत होता है, औसत होता है मेरा प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये होता है। अच्छा, औसत आपको दे रखा है 50। ठीक है सर। योग आपको प्रेक्षणों का निकालना है और प्रेक्षणों की संख्या आपको दे रखी है 6 का ही तो एवरेज 50 दे रखा है। तो यहां से जो योग निकलेगा प्रेक्षणों का वो क्या निकलेगा, 6 पंजे 300, ये निकल गया योग। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं अगले वाले लूंगा। भाई औसत मुझे 49 दे रखा है, योग मुझे निकालना है और प्रेक्षण मेरे पास दे रखे हैं 6। तो क्या होगा, आप समझने की कोशिश करो। ये हो जाएगा आपका योग, क्या निकलेगा, तरीका देखना गुणा करने का। पहले मैं 49 देख रहा है, 49 की जगह मैं 50 को गुणा करूंगा। 6 पंजे 3, 300 हो गया। लेकिन ये कैसे लिखा जा सकता है, इसी तरीके से तो 49 लिखा जा सकता है। इसे मुझे 6 से गुणा करनी है, तो 6 से 50 को 300 हो गया और 6 ये घटा दिया तो 294 आ गया। कभी भी जब गुणा करो तो ये सब चीजें माइंड में करनी है आपको। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे योग क्या लिखूंगा, 294, ये मेरा योग आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या है, 12 परिणामों का एवरेज निकालना है जोड़कर इनका। तो भाई 301 का योग, 294 एक का योग, ये आ गया मेरा इतना योग आ गया। आपके पास योग है और आपके पास 12 प्रेक्षण दे रखे हैं, आपको औसत बताना है। तो औसत क्या होगा, 594 बटे 12, इसकी वैल्यू हो जाएगी 49.5। क्या मैं इस तरीके से सवाल को करूंगा, मैं इस तरीके से सवाल को बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं कैसे करूंगा वो भी मैं आपको बता दूं। इसको हटा दे रहा हूं मैं। ये बेसिक चीज आपको जाननी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रिक्स कभी भूल जाते हो ना, तो आप कम से कम बेसिक तरीके से उसको बना तो सकते हो। बस इसी तरीके से हमें बेसिक पता होना चाहिए। अब देखो हम सवाल को कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे पता है, हम इसे भी यही मानेंगे कि भैया 49 ही इसका एवरेज था, 49 + 1 ये हमारा एवरेज था। ठीक हो गई बात। अब अगर मेरा 49, अब पहली 6 संख्याओं का एवरेज 49 होता, अगली 6 संख्याओं का एवरेज भी 49 होता, तो मेरी टोटल 12 संख्याओं का एवरेज भी कितना हो जाता, 49। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये एक एवरेज 6 बंदों का ज्यादा है। देखो
ये जो 49 एवरेज है, ये जैसे 1 2 3 4 5 6 बंदे थे, ठीक है। अब यहाँ भी 50, 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 इन सब की एग्जैक्ट वैल्यू यही होगी, तभी तो एवरेज 50 आया। किसी की ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन हमने लेट यही कर लिया। लेकिन हमने क्या किया है, हमने 49 + 1 इसे माना है, 49 + 1 इसे माना है, इसी तरीके से माना है। मतलब कि मैंने +1 +1 +1 +1 +1 और +1, ओवरऑल 6 जो संख्या थी, ये जो 1 है ना, ये 6 बार है, क्योंकि 6 संख्याओं का है ये प्रेक्षण में, हर संख्या में एक एक एवरेज एक्स्ट्रा था। तो ये जो 6 एवरेज है, इसे भी मैंने इंक्लूड करना है किसमें, 12 बंदों में बांट के, ठीक है। ये जो 6, देखो 6 संख्याओं का एवरेज तो 50 हो गया, लेकिन ये जो बचे हुए 6 संख्याएं, जो बचा हुआ ये 6 था, ये वाला 6, ये जो एक एक सब में था 6 परीक्षणों में, इसको भी तो मुझे 12 बंदों में बांटना है बराबर बराबर, तो 6/12, ओवरऑल जो इसका एवरेज आ गया 49.50, ठीक है। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमें करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, हमें इस तरीके से सवाल को करना है। और अच्छे वे से भी मैं आपको समझाऊंगा जब मैं एवरेज चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत ट्रिक्स है और बहुत अच्छे से एवरेज चैप्टर हम पढ़ेंगे आने वाले समय में। अभी आपको सिर्फ अगर ये समझ में नहीं आया तो बेसिक से देख लेना, ठीक। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल आपसे घनाव से पूछा गया है। आपसे पूछा गया है एक हॉल की लंबाई आपको दे रखी है सर 6, ऊंचाई आपको दे रखी है 6, चौड़ाई आपको दे रखी है 7। आपसे पूछा है कि एक बड़े से बड़ा पैमाना बताओ जो इस हॉल में रखा जा सके। अच्छा, ये होता है घनाव। एक जो होल होता है वो क्या होता है सर, घनाव। ये हो गया घनाव हमारा, ये मैंने आपके सामने एक घनाव बना दिया, ठीक है सर। अच्छा, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी। आपसे पूछा है बड़े से बड़ा पैमाना। बड़े से बड़ा पैमाना या घनाव का विकर्ण दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक मेरी चीज़, ये इस तरीके से सीधी जो चीज़ आएगी उसका मुझे मान बताना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि घनाव की क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले घनाव का आयतन पूछा जा सकता है। तो घनाव का आयतन होता है L × B × H, ये घनाव का आयतन होता है। अच्छा, घनाव का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल होता है ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL, ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। विकर्ण, जिसका मान हमसे इस सवाल में भी पूछा है, विकर्ण का मान क्या होगा, इस वाले विकर्ण का क्या मान होगा, √में L² + B² + H², इसी का मान पूछा है। तो अगर किसी कमरे में आपसे ये पूछ ले सवाल देके कि किसी कमरे में बड़े से बड़ी चीज़ बताओ जो रखी जा सके, बड़ी से बड़ा पैमाना, बड़ी से बड़ी डंडी, बड़ी से बड़ी रोड जो रखी जा सकती है, वो क्या होती है, तो वो होता है विकर्ण। बस इसी का मान हमें बताना है। हमने इसमें फॉर्मूले में मान रख देना 6 × 36 + 6 × 36 + 49। देखो 36 36 कितना हो गया, 72 + 49 बराबर हो गया 121। 121 किस में है, रूट में 121 का मतलब बाहर क्या निकला, 11। तो 11 सेंटीमीटर की कोई वो चीज़ होगी जो बड़े से बड़ा पैमाना होगा। सेंटीमीटर दे रखा होगा, मीटर दे रखा होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो घनाव से सवाल आया था, हमने घनाव की सारी चीज़ें देख ली। अब आपका कोई भी सवाल इस चीज़ से रिलेटेड गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 125 का x% = 180 का y% है। तो आपको बताना है x रूट में y/x बराबर क्या होगा। कितना इजी सा सवाल है, आपको सिर्फ क्या करना है, देखो प्रतिशत से प्रतिशत वहीं पर कट जाना है। x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/125। जब मैं इसको 5 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, ये 36 बार कट जाएगा, ये 25 बार कट जाएगा। x और y की वैल्यू मेरी ये आ गई। मुझे y/x की वैल्यू चाहिए, रूट में रख दो, ऊपर 25 आ जाएगा क्योंकि y की वैल्यू ये उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। ये 25 का क्यूब स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा साहब, 5/36 का 6, 5/6 हमारे सवाल का आंसर होगा। ये तो बहुत ईजी सा सवाल था, ये आपने कर लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया, पॉइंटों का LCM HCF। पहले LCM HCF नॉर्मली पूछा जा रहा था, अब LCM HCF पॉइंटों का पूछा गया है। 0.25 और 1.75 का LCM बताना है। हम बहुत सारी चीज़ें इस सवाल से जानेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी भिन्न बनाऊंगा। हमेशा याद रखना, जैसे अगर ये A/B है और ये C/D है, ठीक है। अगर आपसे इसका LCM पूछा है, अगर इस भिन्न का आपसे LCM पूछा है, तो इसका LCM पता है क्या होगा, LCM पूछा है ना, तो ऊपर वाली जो संख्याएं होती हैं इनका तो लेना होता है LCM, और जो नीचे वाली संख्याएं होती है बटे का, उनका लेना होता है HCF। वो आ जाता है इसका LCM चीज़ों का। अगर आपसे A/B और C/D दे रखा है, इसका HCF पूछा है, तो HCF पता है क्या होगा,
ऊपर वाली संख्याओं का तो आप HCF निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का आप LCM निकालेंगे बस। तो अगर मान लो वो वैल्यू आपकी ये D बटे P आ गई, ये आपका क्या हो जाएगा HCF। अगर आपसे HCF पूछा है तब HCF पूछेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF, नीचे वाली का LCM। अगर आपसे LCM पूछेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM और नीचे वाली संख्याओं का HCF। इस तरीके से करना है। हमसे इसका LCM पूछा है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी भिन्न बनाऊंगा। भिन्न कैसे बनेगी भाई, इसको दशमलव को हटाऊंगा, नीचे 100 लगाऊंगा, क्या आ जाएगा 25 बटे 100। मैं इसको भी ऐसे ही रहने दूंगा, इसका भी यही करूंगा, 100 आ जाएगा नीचे, 175 बटे 100 आ गया। ठीक है सर, ये आ गया। ठीक, अब मुझसे पूछा है LCM, तो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर LCM पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या लूंगा मैं LCM और नीचे वाली संख्याओं का HCF। मैंने आपको LCM लेने के लिए एक बहुत अच्छा सा वो बता रखा है दो संख्याओं का, जैसा 25 और 175 का मुझे LCM लेना है। मैं क्या करूंगा, पहली बात तो मुझे साफ साफ दिख गया कि 175 है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 25 और 175 है, सबसे पहले मैं इसे काट काट के बहुत छोटी सी फॉर्म में लेके आऊंगा। जैसे 25 एकम 25 और ये 25 से कट जाएगा 7 बार। ठीक है, तो अब या आप तो इसको गुणा कर लो या आप इसको गुणा कर लो, दोनों संख्याएं बराबर आएंगी और वही आपका क्या होगा LCM होगा। तो मैंने देखो 175 गुणा 1 कर लिया, इसका मतलब ये है मेरा 175 क्या आ गया सर, ये आ गया ऊपर वाली संख्याओं का LCM। ठीक है, अच्छा नीचे वाली संख्याओं का हमेशा क्या लेते हैं HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 100 और 100, इसका 100 ही निकलेगा, तो ये आ गया साहब 100। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.75, ये आपका क्या आ गया LCM। बहुत इजी था वैसे तो, इसमें यहीं से देख के हम बता सकते थे, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। अगर आपसे अलग अलग डिजिट आपको दे दी जाए तो आप बहुत आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है, अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक सवाल बता ही देता हूँ जिसका HCF पूछ रहा हो आपसे। जैसे एक संख्या मैंने लिखी है 70.75 नहीं 0.075 और 0.5, इसका HCF आपसे पूछा है। HCF पूछा है तो मैंने आपको बताया कि HCF पूछा है तो पहले तो इसको भिन्न में बनाना है। भिन्न में बनाऊंगा तो 75 अपॉन ये आ जाएगा, कॉमा 25 बटे 100 आ जाएगा, दशमलव हटा दूंगा तो। अब अगर मुझसे इसका HCF पूछा है तो मैं ऊपर वाली संख्याओं का लूंगा HCF, नीचे वाली होगा LCM। तो यहां से HCF, मैंने HCF देखा कि कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, तो अब 25 है, 25 से ये संख्या भी कट रही है, 25 से ये भी कट रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25 आ गया। नीचे मैं इन दोनों संख्याओं का LCM लूंगा। LCM की मैंने आपको सबसे बढ़िया सी ट्रिक क्या बता रखी है भाई, ये यहाँ पे लिखूंगा, ये यहाँ पे मैंने काटने की कोशिश करी तो ये 10 और 1 आ गया, या तो ये इसका क्या होता है LCM, तो LCM क्या आ गया इसका 1000, तो इसका HCF बनेगा 0.025। ये आपका क्या आ गया HCF। ठीक है, तो हमने दोनों तरीके के सवाल कर लिया। आगे अगर कोई भी इस तरीके से सवाल आता है तो आप उसको कर पाएंगे बहुत आसानी से। अगला सवाल देख लेते हैं अब हम। अगला सवाल क्या पूछा गया देखते हैं। ये बार वाला सवाल पूछा गया है आपसे बहुत इजी सा, 0.3 के ऊपर बार है, इसका मान पूछा गया। तो इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले ही कक्षा में बता चुका हूँ मैं, लेकिन एक बार और आपको बता दूँ। जब इस तरीके का सवाल है, पहले हम इसे बेसिक से जानते हैं। पिछली क्लास में भी हमने बेसिक से जाना था, इस बार और जान लेते हैं। मैंने इसको x बराबर लेट कर लिया 0.3, ठीक है बार। इसको मैंने ओपन किया तो 0.3333 बार का मतलब यही तो होता है रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, अब मैंने इसको दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया, इधर 10x हो गया, इधर हो जाएगा 3.3333। इस तरीके से आपने देखा ना, जब 10 से गुणा करूंगा तो पॉइंट इधर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो ऊपर वाला 0.333 था इसको 10x में से घटा दिया, दोनों तरफ घटा दिया मैंने। ठीक है, जब मैं दोनों तरफ इसको घटा दूंगा तो क्या आएगा 9x इज इक्वल टू 3 में से 0 जाएगा, 3 दशमलव आता चला जाएगा 3.0000, इस तरीके से आता चला जाएगा। ठीक है, यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 3/9 निकलेगी। बस यही है मेरी ट्रिक। वैसे तो इसे सॉल्व करूंगा 1/3 आ जाएगा, लेकिन ये है जितनी बार मेरे ऊपर जितनी संख्या के ऊपर मेरा बार होता है उतनी बार कितना क्या आ जाता है नीचे 9। तो बस इसी संख्या को मैं इसी तरीके से सॉल्व करना था भाई। 3 एक ही के ऊपर बार है तो आ गया 9 बराबर 1/3, इस सवाल का आंसर आ गया। लेकिन इससे रिलेटेड हमें और भी बहुत सारी चीजें जाननी है। जैसे मैंने ये तो हमारा एक संख्या थी, अगर ए बी इन दोनों के ऊपर बार होता तो मेरा हो जाता ए बी बटे जितने के ऊपर बार उतने 9 हो जाएंगे, जिस तरीके से हमने ये देखा था। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये अभी हमने 1 डिजिट का लिया है, ऐसे हम 2 डिजिट का भी ले सकते हैं, 100 से गुणा करके दोनों तरफ। ठीक है, अच्छा आपसे 0.ABC के ऊपर बार पूछ सकता है तो आप करेंगे ABC बटे 999।
ठीक है। अगर आपसे ऐसा हो कि बी सी के ऊपर बार हो, ए के ऊपर बार ना हो, तो कैसे करेंगे? तो आपको याद रखना, सबसे पहले तो इन तीनों संख्याओं को लेना है, ए बी सी, और फिर जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको घटा देते हैं। जब हम नंबर सिस्टम करेंगे तो ये क्यों होता है ये भी जानेंगे। अभी हमें सिर्फ तरीका याद रखना है, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको घटा देंगे, और जितनों के ऊपर बार है उतने तो 9 9 लिख लेने, और जितने के ऊपर बार नहीं है उसको क्या बना देना है? 0। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे ए बी सी, आपके सी के ऊपर बार है सिर्फ, तो आप कैसे करेंगे? सर ए बी सी तो पूरा लिखूंगा मैं, पहले जितनों के ऊपर बार नहीं है उसको मैं घटा दूंगा, और बटे में जितने के ऊपर बार है उसको 9, बाकियों को 0 बना दूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से सवाल पूछा जा रहा होगा। अच्छा, एक तरीका और होता है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जैसे ए पॉइंट बी सी डी होता और सी डी के ऊपर इसके ऊपर बार आ जाता, तो कैसे करूंगा? तो आपको याद रखना है कि जो ए होता है ना, इसको हम ए अलग लिखकर पॉइंट बी सी डी, इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ए तो मेरा ऐसे ही रहेगा, बी सी डी को हम सॉल्व कैसे करेंगे? बी सी डी माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दूंगा, बी सी बटे जितने के ऊपर एक के ऊपर बार है तो 9, बाकी को ऐसे, इस तरीके से मैं सवाल को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हमने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला सवाल देखेंगे भाई कैसे क्या होगा। अब कोई सवाल भी बार से रिलेटेड अगर आएगा आपका तो गलत नहीं होगा। अगला सवाल आपसे एक पूछा गया है, 603 गुणा 597, ऑप्शन आपको दे रखे हैं 359991, 359981 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं, इसे करना है। तो इसको एक तो तरीका क्या होता है कि भाई इसमें 600 प्लस 3 और 600 माइनस 3 ले लूंगा। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब कि 600 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस तरीके से मैं सवाल का आंसर निकाल दूंगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता क्योंकि मुझे डिजिटल सम आता है, मैं उस तरीके से करूंगा। सबसे पहले तो मैं यूनिट डिजिट से देखता हूं। मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, मान लो इसकी आखिरी अंक इकाई का अंक 2 था, इसका इकाई का अंक 8 था, ये दे रखा है मुझे, ये ऑप्शन मुझे दे रखे हैं। मैं सबसे पहले देखूंगा ये 3 है और ये 7 है, 7 या 21, 21 का जो इकाई का अंक आएगा क्या आएगा? 1। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। इसमें से मैंने ऑप्शन चेक किए, इसका 2 था, इसका 8 था, मेरे पास 2 ऑप्शंस फंस गए, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, दोनों के इकाई के अंक 1 1 हैं। अब मैं लगाऊंगा डिजिटल सम। मैंने देखा 603, 6 और 3 ये बन गया 9, बस 9 बनते ही मेरे सवाल का आंसर समाप्त। जब भी मैं 9 से किसी संख्या को गुणा करता हूं तो वो अपना डिजिटल सम क्या बना लेती है? 9 बना लेती है। बस ऑप्शन से मुझे चेक करना है कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है, क्योंकि 2 तो मेरे पहले ही हट गए, 2 बचे, इनमें से मुझे चेक कर लेना है। देखो 9 9 9 ये खत्म, 5 3 8 और 1 9, ये ही मेरा आंसर है। अगला चेक कर लेता हूं, उसका डिजिटल सम क्या बनेगा? ये खत्म, 5 और 3, इसका 8 बन रहा है, जो कि नहीं चाहिए मुझे, 9 चाहिए था, ये मेरा आंसर है। डिजिटल सम से बहुत ईजी हो जाते हैं सवाल। ठीक है, तो डिजिटल सम आपको आना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मध्य समानुपाती से पूछा गया है। डिजिट्स कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आपको क्या है पता होना चाहिए। मध्य समानुपाती से सवाल पूछा गया है। पिछली ही कक्षा में हम सारे समानुपाती डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और डिस्कस कर ले रहे हैं, आपका सवाल गलत ही नहीं होने वाला। जैसे आपको a और b ये 2 संख्याएं दे दी होंगी, इनका मध्य समानुपाती आपसे पूछा है, तो मध्य समानुपाती का फॉर्मूला क्या होगा? रूट ए बी। ठीक हो गई बात। यदि आपको a b दे रखा हो और आपसे तृतीय समानुपाती पूछा हो, तृतीय समानुपाती मतलब थर्ड प्रोपोर्शन अगर पूछा हो, तो वो होता है बी स्क्वायर बटे ए। कैसे आता है? हमने देखा है कि ए बी और अगर एक्स ये तृतीय समानुपाती है तो ए बटे बी बराबर बी बटे एक्स। एक्स का मान मुझे चाहिए तो ये बी उधर पहुंच जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए, ये आ गया। इस तरीके से आता है, हमें ये याद रखना, तृतीय समानुपाती। अच्छा, आपसे अगर चतुर्थ समानुपाती पूछ ले, जैसे ए, वैसे तो हमें पता है क्या होता है, बी सी बटे ए होता है, यही होता है ना, लेकिन अगर हमसे पूछ ले किस तरीके से होता है ये, अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो मैं आपको बता देता हूं। ये चतुर्थ समानुपाती है, तो a बटे बी बराबर सी बटे एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? बी सी बटे ए, इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो इससे मध्य समानुपाती से सवाल आया था, कोई डिजिट आपको दे रखी होगी, उसका मध्य समानुपाती बताना होगा, आप इस तरीके से बता देना। ठीक, अब ये भी समझ में आ गया होगा। ये हम सवाल आ ही रहे हैं, किसी में आपसे चतुर्थ समानुपाती पूछ ले रहा है, किसी से तृतीय, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल क्या कह रहा है आपको कि 2 संख्याएं का अनुपात दे रखा है आपको 3:5, उनका HCF दे रखा है आपको 8 और LCM आपसे पूछा है क्या होगा? LCM क्या होगा? सर आपको जब अनुपात दे रखा होता है ना, अनुपात होता है किसी संख्या का ऐसा सबसे छोटे से छोटा रूप, मतलब उससे छोटा रूप नहीं हो सकता, उससे छोटी बार वो कट नहीं सकती। जैसे मैंने आपको 2 संख्याएं दी 24 और 16, ठीक है, मैंने इनका अनुपात आपसे पूछा, तो अनुपात में आप इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे? 8 या 24
और 8 दूनी 16। ये देखो सबसे छोटी संख्या बन गई। ठीक, तो इन संख्याओं के गुणा में कोई ना कोई संख्या होगी तभी ये संख्या बनी होगी। तो वो x की वैल्यू क्या होगी भाई, वो संख्या 8 है, तभी तो 8 24 और 8 दूनी 16 बनी। ठीक, तो जब मैंने x ये कॉमन फैक्टर इसका हटा दिया, जब ये दोनों चीजें कॉमन थी इसमें से इसे हटाया तभी तो 3:2 आया। यही कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है आपका, यही आपका HCF होता है। तो इन संख्याओं में से ये वाला x हटा हुआ है, ये वाला x हटा हुआ है, ये x क्या होता है मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है मेरा HCF। बस इस 8 से जब मैं इसको गुणा करूंगा 8 3 24 और 8 5 40, ये मेरी क्या आ जाएंगी सर, संख्याएं। ठीक है, बहुत इजी सी चीजें थी, वो उधर समझा दिया मैंने। अच्छा, अब मुझे इन दोनों संख्याओं का क्या चाहिए, LCM। ठीक, तो LCM क्या होगा मैंने आपको बताया है। सबसे पहले उसका रेशियो लो, रेशियो आपको पता ही है, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो आप या तो इससे गुणा कर लो या इससे गुणा कर लो, वो आपका क्या जाता है LCM 4 या 12 120 ही आएगा दोनों से गुणा करने पे, तो LCM आ गया इसका 120। ठीक है, तो बहुत इजी सा सवाल था, आपको बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। बाकी तो LCM HCF जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। एक तो ये, और एक सवाल और पूछा जा रहा है इस पे एक फॉर्मूले पे, वो क्या होता है कि पहली संख्या, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या बराबर LCM गुणा HCF। इसके ऊपर भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF, जिसमें कुछ भी देके आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड तो ये था। ठीक, अच्छा अगला सवाल देखते हैं। A किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, A प्लस B उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि B उस कार्य को कितने दिन में करेगा। कितना इजी सा सवाल आपसे पूछा है। ये मैं पहले निकालूंगा कि जी मेरा टोटल कार्य क्या होगा, तो टोटल कार्य आ गया मेरा 30। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला जिस पर पूरा समय तथा कार्य खत्म है वो है ये। ठीक है सर, A का मुझे समय दे रखा है 15 और 30 दिन में वो कार्य को समाप्त कर रहा है, तो 15 से जब मैं 30 को भाग करूंगा तो A की क्या मिल जाएगी मुझे क्षमता, कितनी आ गई सर, 2। इसी तरीके से A प्लस B का समय दे रखा है, कार्य दे रखा है, जब मैं कार्य को समय से भाग करूंगा तो A प्लस B की क्या आ जाएगी क्षमता, जो कि आ रही है 3। जिसमें से A की क्षमता मुझे पता है क्या है 2, तो B की क्या क्षमता रही होगी, 1 क्षमता रही होगी, तभी तो इनका योग बन के 3 आया। बस B की क्षमता मुझे पता है 1, B का समय मुझे बताना है, कार्य मेरे पास 30 है, तो समय का टाइम की वैल्यू आ गई साहब 30। ठीक है, कितना इजी सा सवाल था। हमने समय तथा कार्य और भी अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, आप जाके चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। आई होप ये सवाल भी समझ में आया होगा। अच्छा, अगला सवाल आपसे घन से पूछा गया है, तो घन का सवाल करने से पहले हम घन के बारे में सारी बातें जान लेते हैं, ताकि घन से आगे कोई सवाल आए तो हम उसको बता पाएं। ठीक है सर, अच्छा घन का अगर आपसे आयतन पूछा जाए तो वो होता है A की क्यूब, अगर A इसकी भुजा है तो। ठीक, अच्छा लेटरल सरफेस एरिया अगर घन का पूछा जाए तो वो होता है 4A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो होता है 6A स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आपसे विकर्ण अगर पूछ लिया जाए घन का तो वो क्या होता है सर आपका √3 × A भुजा। अच्छा, घनाभ का विकर्ण क्या था, रूट में L² + B² + H², उस पर भी सवाल आया हुआ है, और एक ये सवाल घन है, घन के विकर्ण पे भी आया हुआ है। इसमें सवाल में आपसे क्या कह रखा है कि आपको आयतन दे रखा है घन का 216 सेंटीमीटर क्यूब, आपसे विकर्ण पूछा है कि सर विकर्ण बताओ क्या होगा, तो आपको क्या बताना है, ये होता है विकर्ण। सबसे पहले आपको पता है आयतन क्या होता है इसका, A की क्यूब। ठीक है, तो आयतन हो गया A की क्यूब का मान हमें पता लग गया 216। जब मैं इसका क्यूब रूट लूंगा तो A की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि ये 6 का घन होता है। ये आ गई भुजा आपकी, और हमें पता है विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुणा भुजा बराबर 6√3, इसकी क्या आ गया सेंटीमीटर विकर्ण आ गया। ठीक है, तो अभी विकर्ण पूछ लिया, हो सकता है आने वाले समय में कुछ इन फॉर्मूले से भी मिल जाए चीजें देखने को। ग्रुप डी में कोई इतने बड़े सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, आपसे सिर्फ आपको वैल्यू दी होगी, फॉर्मूला पता होगा आपको, तो आप सवाल बना देंगे। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया, ये भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगला सवाल आपसे पूछा गया है x - 1/x बराबर 6, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब आपको बतानी है। मैं आपको पहले ही ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ कि x - 1/x बराबर यदि a है तो x - 1/x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब की जो वैल्यू होगी वो a की क्यूब + 3a होगी। ठीक है सर, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ कि x + 1/x की वैल्यू अगर a है और x की क्यूब + 1/x की क्यूब की आपसे वैल्यू पूछी है तो वो a की क्यूब माइनस 3a होगी। मैं इससे पहली वीडियो में आपको इसको सॉल्यूशन भी इसका बता चुका हूँ कि ये कैसे कैसे आता है। आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, वो सॉल्यूशन याद नहीं रखना है। सॉल्यूशन अगर निकालना है तो दोनों तरफ आप इसकी क्यूब करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, x - 1/x की वैल्यू 6 दे रखी है, क्यूब की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में मान रखना है, तो 216 6 की क्यूब + 18 गुणा
तीन, सॉरी 6 गुना 3 6 18 3 है ना वो, ठीक है, बस इसको मुझे ऐड कर देना है। 16 दूनी 32 और 2 कितने होता है 34, तो 234 इस सवाल का क्या आंसर आ गया हुआ। मैंने कैसे किया, ये 16 है ये 18 है, 16 दूनी 32, 32 से कितने ज़्यादा है 2, बस 234 इस सवाल का आंसर होगा। तो अगर आने वाले समय में उस पर सवाल पूछा जाए तो आप बता देना, ठीक है। और सॉल्यूशन अगर देखना है तो पिछली वाली वीडियोज़ लास्ट 2 से तीसरी वीडियो होगी, उसमें हमने सॉल्यूशन पूरा बता रखा है। बाकी जब चैप्टर होता है तब हम अच्छे से पढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम क्या पूछा गया। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अगर आपको मैथ्स नहीं भी आता ना तो आप रिपीट करके इन वीडियो को देखेंगे तो यही सवाल पूछे जा रहे हैं डिजिट चेंज करके, अब बता पा रहे होंगे। एक सवाल गोले से और बेलन से तो सवाल सर हर शिफ्ट में आ रहा है। गोले से अगर सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, सारे फॉर्मूले याद करते हुए चलते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है सर। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। अच्छा, हमें सवाल में क्या दे रखा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 196 पाई। आपसे आर की वैल्यू पूछिए किसकी, त्रिज्या क्या होगी, बस इस फॉर्मूले में मान रखना है और कुछ नहीं। फॉर्मूला क्या होता है 4 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 196 पाई मुझे दे रखी है। पाई से मेरा पाई कट जाएगा, 4 से ये कटेगा 49 बार, और आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है सर। कितना इजी सा सवाल था। अच्छा, इसमें आर की बजाय आपसे अगर आयतन पूछ लेता तो आयतन में आप फॉर्मूले में मान रख देते इस वाले में, ठीक है। अच्छा, अर्धगोले के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, अर्धगोले का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले संपूर्ण पृष्ठ है तो वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। अच्छा, बेलन से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो बेलन से अगर आने वाले समय में आपसे सवाल पूछ रहे तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और बेलन का अगर हमसे वक्र पृष्ठ पूछे, वक्र पृष्ठ, तो वो होता है 2 पाई आर एच। अगर आपसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ ले तो वो होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। तो अगर इन मतलब क्या है कि सिर्फ आपको आर और एच की वैल्यू दी हुई होगी और आपसे कुछ भी पूछा गया होगा तो आप सिर्फ मान रख के उसका आंसर निकाल पा रहे होंगे। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इन दोनों चीज़ों पर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि आयत की भुजा का अनुपात 5:4 है। यह भुजा का अनुपात दे रखा है, परिमाप आपको दे रखा है 90 सेंटीमीटर इस आयत का। तो आपसे पूछा गया है कि भुजा बताओ दोनों क्या क्या होंगी। कितना इजी सा सवाल है ये, 90 सेंटीमीटर है, सॉरी इजी सा सवाल है बहुत। हमें क्या करना है, देखो समझने की कोशिश करो। परिमाप दे रखा है 90 सेंटीमीटर, मुझे पता है आयत का परिमाप होता है 2 गुणा L प्लस बी बराबर क्या दे रखा है 90। ये आयत का परिमाप होता है, इसका मान मुझे ये दे रखा है, ठीक है। L प्लस बी, ये मुझे पता है कि सबसे छोटी वैल्यू होंगी, इनकी गुणा में कोई ना कोई x जरूर हुआ होगा, जब वो कटा होगा तब ये इस अनुपात में आई होंगी। तो मैंने उसे क्या मान लिया x, तो 2 गुणा ये हो जाएगा 5x प्लस 4x, इसकी वैल्यू 90 आ गई। यहां से मैं 2 गुणा 9x की वैल्यू मुझे मिली 90, और 9 दूनी 18 से आ गया 5 बार, x की वैल्यू आ गई 5। तो दोनों भुजाओं में मैं यहाँ पे मान रख दूंगा, तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, ये मेरी दोनों भुजाएं आ गई होंगी, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ थी। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो बहुत ईजी सा सवाल था ये, आई होप आ गया होगा आपको। अच्छा, ये लास्ट सवाल हम बता रहे हैं, ये मैं हर क्लास में आपको बताता आया हूँ अब तक, क्योंकि इससे सवाल पूछा जा रहा है। आपसे पूछा गया है, आज आपसे क्या पूछा गया है, द्विघात समीकरण की बात कर रहा हूँ मैं। द्विघात समीकरण में आपसे पूछा गया है कि x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 समीकरण के मूल बताने हैं। समीकरण के मूल क्या होंगे सर? जितनी भी क्लासेस हैं मेरी पीछे की, मैंने आपको ये द्विघात समीकरण इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है जिसका कोई जवाब नहीं। एक भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है उसमें। अगर आपने इससे लास्ट वाली वीडियो देखी हुई होती ना तो आप कुछ भी गलत नहीं करके आते, बिल्कुल भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये द्विघात समीकरण का सवाल आया है, मैं एक बार और फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं द्विघात समीकरण से, और हमें वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक। तो याद रखना इस चीज़ों को। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर मूल मुझसे पूछे गए हों तो मैं हमेशा किसका सहारा लूंगा? ऑप्शन का सहारा लूंगा। ऑप्शन में मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका 3,5 भी होगा। बस मुझे वही रख के देख लेना है। मैंने रख के देखा, पहले 3 रखे, देखा मैंने 3 रखा तो 3 तिया 9 माइनस 8 तिया 24 प्लस 3 15, ये हो गया। देखो 24, देखो 15 और 9 या 24, 24 ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 0। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला मूल। अब मैं इस 5 को रख के देखूंगा, 5 पंजे 25 माइनस
8 पंजे 40 प्लस 15, अब देखो 15 और 25 प्लस के 40, ये माइनस के 40, ये भी 0, ये मेरा आंसर है मूलों का। ठीक, ये होता है मेरा शॉर्टेस्ट वे सवाल को करने का। अगर मुझे जानना है कि किस तरीके से पूरा लंबा तरीका होता है तो वो हम जानते हैं कैसे। सबसे पहले हम मानक समीकरण से ही लेकर चलते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हमारी होती है मानक समीकरण। ठीक है सर। अच्छा, मैंने माना अल्फा और बीटा इसके दो मूल हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि इन मूलों का योग बताओ तो वो होता है माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। आपसे अगर इनका गुणनफल पूछ ले तो वो होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ठीक है, मैं आपको हमेशा बताता चलता हूं, अगर जैसे ये मूल थे, अभी तो हमने ऑप्शन से सवाल कर दिया, अगर हम नहीं कर पाते तो कैसे करते, ये अल्फा प्लस बीटा निकालते और अल्फा इंटू बीटा मुझे दे रखा था, तो मैं क्या करता, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलता, वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, ये हो जाता। ठीक है सर, यहां से मुझे देखो अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी थी, अल्फा प्लस बीटा की यहां से निकल जाती और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू निकल जाती, यहां से मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती। ठीक है, जो भी मिलती, फिर मैं क्या करता, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता, जो होता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। यहां से मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेता। जब मेरी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाती और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती, तो यहां से मैं इनको सॉल्व करके इक्वेशंस को इसका आंसर निकल जाएगा फिर। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी इस इक्वेशन को। सॉरी, ये हो गया। ठीक, अच्छा, अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है इसमें, जैसे ये भी पूछा जा सकता है, मैं हर बार बताता हूँ चलता हूँ कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान बताओ, क्या पूछा जाएगा, तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्टीमेटली मान आपका क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, एक चीज और हो सकती है, आपसे पूछा जा सकता है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान बताओ, तो इसका जब एलसीएम आप अल्फा इंटू बीटा लेंगे तो ऊपर अल्फा का स्क्वायर बन जाएगा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो ये वाला भी मान आप बता देंगे इस तरीके से। ठीक, तो अगर आप ऑप्शन मिल गया आपको तो बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन से ही मूल बताने हैं आपको, नहीं मिल पाया तो हमें पूरी लंबी वाली प्रोसेस भी पता होनी चाहिए। एक लास्ट सवाल जो बचा है वो भी पूछा गया है, आपसे पूछा जाता है कि आपको मूल दे रखे हैं अल्फा इंटू बीटा, आप बताइए कि इस मूलों से बनने वाली समीकरण क्या होगी, तो समीकरण हमेशा याद रखना क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मैं हर बार आपको हर क्लास में मैंने ये चीज बताई है, और प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है सर, ये सवाल समझ में आ गई बात आपको, तो ये होता है बराबर 0, ये हमारी समीकरण होगी। अगर आपको मूल दिए होंगे तो मूल दिए होंगे तो उनका एडिशन यहाँ पे कर देंगे, गुणनफल यहाँ पे करके समीकरण बता देंगे। ये सवाल भी पूछा गया है, तो ये मूल पूछा गया था आपसे, समीकरण हो सकता है डिफरेंट हो क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं रहती बच्चों को, लेकिन पैटर्न यही है, यही सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक होगी बात। अच्छा, अगला सवाल देख लेते हैं हम। तो ये सवाल, अब मुझे लगता है कि आपका कोई भी सवाल अगर द्विघात समीकरण से आ रहा है तो वो गलत नहीं होगा, और द्विघात समीकरण से हर पेपर में 2 सवाल भी देखने को मिल रहे हैं, 2 से 3 भी, और 1 तो पक्का है ही। ठीक, तो अगर आप ये वीडियो देख के जाएंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ आप गलत करके नहीं आ पाएंगे। बाकी एक सवाल और, ये घातांक करने का पता नहीं सही भी है या नहीं। एक एवरेज स्पीड से सवाल आ रहा है, एवरेज स्पीड से सवाल क्या सा कि आपको एक एक्स चाल से जा रहा है, बाई चाल से आ रहा है, तो एवरेज स्पीड उसकी बताओ क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू बाय बटे एक्स प्लस बाई, बस इससे आप इसकी एवरेज स्पीड निकालना। ठीक है, एक घातांक और करनी का सवाल है, 8 की पावर 2 की पावर 4, पता नहीं ये पूछा गया है या नहीं, 4 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3, इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो आप इस समझने की कोशिश करो, 4 की पावर 3 क्या होगा, 4 की पावर 3 होता है 64, 64 क्या होता है मेरा 8 का स्क्वायर, 2 की पावर 3 होता है क्या, इटसेल्फ 8 होता है, तो 8 की पावर, ये 4 दूनी क्या हो गया 8, गुणा ये क्या हो गया 8 की पावर 2 बटे, मैंने एक ही टर्म में ले लेना है। अच्छा, और ये हो गया 8, इससे मैं घात काटूंगा, देखो ये घात 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, जब 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 की घात बचेगी, 8 की घात 8 गुणा 8 की घात 1, मेरा सवाल बन गया 8 की घात 9, ये मेरा आंसर होगा। बाकी आंसर वेरी करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन में किस तरीके से आंसर दे रखा है। तो आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी अगर कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको जरूर सुधारने का प्रयास करूंगा। बाकी अगर आप इस क्लास को देख के जा रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपके 15+ सवाल बहुत आसानी से सही होंगे। बस आपको करना क्या है, ये जो प्लेलिस्ट है पूरी वीडियो की, जब भी हमने 5, 7, 8 वीडियो डाल रखी है, ये सारी देख जाना। आप क्या देखेंगे कि सवाल बस डिजिट चेंज हो रही है, रिपीट हो रहे हैं, सवाल वही आ रहे हैं।
ठीक है, कोई सा भी फेज हो, सब में वही सवाल पूछे जा रहे हैं। बाकी हमने साथ ही साथ अभी UPSSC पैट के लिए, SSC के लिए जो DI पूछा जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसकी क्लास चला रखी है। साथ में हमने भी टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी खत्म किया है चैप्टर। तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। डिजिटल सम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलेशन में, तो जो भी कैलकुलेटिव मैथ्स होता है उसको वो बहुत आसान कर देता है। और तो उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप वो देख लेना। एग्जाम की तैयारी कैसे करी जाए उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन है, वो स्ट्रैटेजी वीडियो है, उसका भी लिंक है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।